बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। जहांगीर खान तरीन, ये वो नाम है जो आजकल खबरों की जीनत बना हुआ है। ये वो नाम है जिसके अंदर सियासत में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, सियासत को समझने वाले लोग इस मामले को बड़े गौर से देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब को खामोशी भी रास नहीं आ रही। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब उन पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने खामोश रहने को आफियत जानी, खामोशी का रास्ता अपनाया, चुपचाप खामोशी से लंदन चले गए, चुपचाप वापस आ गए और बाकी जिंदगी खामोशी से गुजार रहे थे। लेकिन वो खामोशी जिसका फायदा पाकिस्तान में मोस्टली 90% सियासतदानों को होता है जब उन पर बुरा वक्त आता है, वो फायदा जहांगीर खान तरीन साहब को नहीं हुआ। और हमने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, 3 केसेस, 3 FIRs उनके अगेंस्ट रजिस्टर की जाती हैं। मामलात वही हैं, इल्जामात भी वही हैं जो कि ऑपोजिशन पर, उनके अरकान पर लगते हैं, और तरीक़े वारदात भी वही है जो कि ऑपोजिशन अब तक कहती आई है कि उनके खिलाफ ये जो मुकदमात हैं ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। जहांगीर तरीन साहब का भी क्लेम यही है और जहांगीर तरीन खान के मामले में भी यही होता चला रहा है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात है, फ्रॉड के इल्जामात है, स्कैम के इल्जामात हैं। और जब मैं बात करती हूँ तरीक़े वारदात की, तो तरीक़े वारदात भी उनके ऊपर वही इस्तेमाल किया जा रहा है जो हम अब तक देख रहे हैं कि ऑपोजिशन के सियासतदानों पर इस्तेमाल होता है कि दबाव डालने के लिए, मतलब निकालने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए बेटियों पर, दामादों पर, फैमिली मेंबर्स पर केसेस डाले गए हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाया गया है। ये तमाम बातें जहांगीर खान तरीन के मामले में भी हो रही है। लेकिन एक फ़र्क है अभी तक, एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो फ़र्क ये है कि जब इन मामलात में हम देखते हैं कि ऑपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं वो या तो जेल भुगत रहे होते हैं या जेल भुगत चुके हैं, जहांगीर खान तरीन साहब अभी तक आज़ाद हैं। लेट्स सी कि उनका जेल यात्रा का बुलावा कब आता है और ऑब्वियसली वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब हम इस पूरे मामले की बात करते हैं तो जहांगीर खान तरीन साहब, हम देख रहे हैं कि अदालतों में जा रहे हैं और एक हफ्ते की वो तारीख मांग रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। और जब जहांगीर खान तरीन ने ये रियलाइज किया कि ओ माय गॉड, द थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हिज हैंड्स, कि अब जो गिरफ्त है बहुत तंग होती जा रही है, तो उन्होंने सियासी महाज पर इसका जवाब देने का प्लान किया और एक सियासी चाल चली। और वो सियासी चाल ये थी कि जब आज जहांगीर खान तरीन पेशी के लिए जाते हैं तो उन्होंने पहले तमाम अपने मेंबर्स, जो उनके पास नंबर्स मौजूद हैं, जिनमें सूबाई असेंबली के लोग, नेशनल असेंबली के लोग, उनके पॉलिटिशियंस जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में मौजूद हैं, अपना नंबर शो किया। पहले उनको नाश्ते पर बुला करके एक लेविश नाश्ते का एहतमाम किया जाता है, फिर उस नाश्ते की तस्वीरें वायरल की जाती हैं, मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया जाता है कि दिस इज माय नंबर गेम, ये लोग हैं जो मेरे साथ हैं, लिहाजा मैं इसका सियासी महाज पर भरपूर तरीके से फाइट करूंगा और अपना दिफा करूंगा। मैसेज इतना लाउड एंड क्लियर और स्ट्रॉन्ग था कि इस्लामाबाद तक पहुंचता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ मनाजिर शहजाद अकबर साहब के मैंने आपको भी सुनवाए शो के शुरू में ही। इसके अलावा उस्मान बुज़दार साहब शिकायत भी लगाते हैं, लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी साइड शो की जहांगीर खान तरीन को, अब उनकी लिस्टें इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई हैं और फैसला मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर छोड़ा गया है कि उन्होंने जहांगीर तरीन का साथ देने वालों के साथ क्या करना है। ये थी आज की बड़ी हैपनिंग जो मैंने आप तक पहुंचाई। आज के मेहमान आपके सामने रख देती हूँ जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत अरसे के बाद कवल शोजेब है मेरे साथ। कवल, एक तो सबसे पहले खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करिए, सिटिंग MNA है, अभी कोविड से रिकवर करके आई हैं और बड़ा डेडली इनको कोविड का जो है वो पूरा का पूरा इनके सिम्टम्स रहे। सो आई विश हर अ लॉट ऑफ प्रेयर्स इन स्पीडी रिकवरी। बहुत शुक्रिया कवल ज्वाइन करने के लिए। अज़मा बुखारी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, PMLN का एक बड़ा ही हाउस होल्ड नेम है और इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब के ऑपोजिशन बेंचेस से। सेनेटर ताज हैदर साहब दोबारा सेनेटर बन करके सामने आए हैं, तो एक दफा उनको दोबारा मैं मुबारकबाद दूंगी क्योंकि दोबारा सेनेटर बनने के बाद पहली दफा मेरे शो पर आ रहे हैं। तो ताज हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कवल, समंदर को कूजे में बंद करेंगे, मैं वही बात आपसे करूंगी जो आपकी पार्टी के जहांगीर तरीन साहब, इमरान खान साहब के दोस्त जहांगीर तरीन साहब ने की। वो ये की कि उन्होंने कहा अफसोस, बहुत अफसोस कि मुझे इंसाफ तहरीके इंसाफ से मांगना पड़ रहा है। इसीलिए मैं अफसोस का इजहार कर रही हूँ और इसीलिए आपसे कवल यही सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि ये बात जहांगीर तरीन भी जानते हैं। मुद्दा यही है कि उनको इंसाफ अदालत से नहीं, तहरीके इंसाफ से मिलना है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि तमाम तर जो डोरियां हैं वो तहरीके इंसाफ हिला रहा है और कोई नहीं। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बिनिश, आपने जो विशेस दी हैं। कोरोना इज़ डेडली अगर इसका बर वक्त इलाज ना कराया जाए, और तीसरी वेव के लिए मैं सबको कहूँगी कि एहतियात करें, क्योंकि एहतियात जहाँ होती है, और मेरी बद एहतियाती सिर्फ इतनी थी कि मैं एक शादी में समेत अपने अहल व याल चली गई। 2 घंटे की वो शादी हमारी जानों का वबाल बन गया, और हमने कोई 25 दिन पूरे ख़ानदान में फिर कोविड से लड़ाई लड़ी है। तो इसको अवॉइड करें, जितने भी पब्लिक गैदरिंग्स हैं इस टाइम पे उसको अवॉइड करें और SOPs को फॉलो करें। अच्छा जी, जहाँ तक आपका एनालिसिस है, देखिए मैं आपके एनालिसिस से एग्री नहीं करती। स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट विद योर एनालिसिस। पहले आपने कहा कि जी जिस तरह अपोजिशन के साथ किया जाता है वैसे ही जहांगीर तरीन साहब के साथ किया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट इसलिए कि जो जिसने किया हुआ है, और जिस तरीके से आपने कहा जी उनकी भाभीयों पे बहनों पे, देखें वो आपके पाकिस्तान के जो इदारे हैं जिसमें रूल ऑफ लॉ ने प्रिवेल करना है, वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आपका शजरा देखे बगैर आपके साथ इंसाफ करें तो उसको इंसाफ माना जाता है। और मुझे अभी भी रिजर्वेशन है अपनी अदालतों से, जहां पर खवातीन को और उनके छोटे छोटे बच्चों को कितने कितने साल सिर्फ पेशी नहीं होती है और उनको इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन मरियम बीबी को छुट्टी वाले दिन भी बहुत जल्दी जल्दी जो है वो उनकी जमानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी मिल जाती है, जो अगर वो डिजर्व करती जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन बाकियों के साथ भी फिर यही सलूक होना चाहिए। दूसरी बात, तरीन साहब ने कहा कि मुझे PTI से इसलिए क्योंकि PTI के वो रुकन है, पिछले 10-11 साल से वो PTI के साथ है, और नो डाउट उन्होंने हर मुश्किल टाइम में साथ निभाया, लेकिन उनकी PTI से एसोसिएशन एफिलिएशन एक साइड पर रखी जाती है, और जो उनका बिजनेस से रिलेटेड जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर इस वक्त उन पे केस चल रहा है। और अगर मेरी उनसे हमदर्दियां हैं भी, वजीर आजम इमरान खान साहब से उनकी दोस्ती है भी, लेकिन पाकिस्तान के कानून की कहीं भी खिलाफ वर्जी हुई है तो उसका जवाब देना पड़ेगा, और उसमें ये तफरका या तफरीक नहीं लाई जाएगी कि किसकी किसके साथ कनेक्शन है और किसका किसके साथ कितने अरसे तक जो है वो ताल्लुक रहा है। तो इसलिए मैं समझती हूँ, हो सकता है प्लस माइनस हो रहे हो सकता है अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे चले, बहुत सारी चीजें प्रूफ हो, ट्रायल जब हो रहे होते हैं, जब केसेस चल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो अदालत के सामने पेश की जाती हैं, और दोनों साइडों को मौका मिलता है कि वो अपने जो इल्जाम लगाने वाले भी और इल्जाम डिफेंड करने वाले कि वो अपने सारे कवानी, अपने जो सबूत हैं, जो अपने आर्ग्यूमेंट्स है वो दें, और वो जहांगीर तरीन साहब के पास भी वो फोरम अवेलेबल है और होगा इंशाल्लाह। तो वो अपनी तमाम जो उनके पास मौजूद हैं सबूत वो जरूर पेश करें। फेयर इनफ। मैंने इसी हवाले से दूसरा मैं की तरफ एक चीज सिर्फ और एक लास्ट सुन ले बिनिश, जो लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, देखिए लोगों की उनसे ताल्लुकदारी है, उनके साथ लोगों की दोस्ती है, बहुत सारे MNAs, बहुत सारे MPs के अलावा पार्टी के बहुत सारे रुकन है, कारकुन है जो उनके साथ खड़े होना चाहते हैं और होंगे शायद, क्योंकि वो पार्टी के लिए काम करते रहे। तो उसको मेरे ख्याल में दूसरी तरह कंफ्यूज करना आपका हक है, आप जरूर करें, लेकिन मैं नहीं समझती कि उससे कोई बहुत बड़ा सियासी धमाका या कोई धमकी दी है। उन्होंने भी अपने बहुत हदूद में रहकर ये बात की है और ये भी उनका हक है, एहतजाज करना भी उनका हक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए और इदारों को फ्री एंड फेयर ट्रायल्स करने चाहिए। आगे आपका पॉइंट, मैं इसी से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे जरा दूसरे राउंड में आके पूछूंगी। अभी जरा मैं अजमा और सेनेटर साहब को जरा शामिल कर लूं। अजमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सवाल करूं आपसे? जी बिल्कुल दिनेश, मैं आपको ओके सुपर्ब, ठीक है, मैं आपसे सवाल रखती हूँ। आज मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वैसे आप हमेशा ही बड़ी अच्छी प्रेसर करती हैं, अब बार बार तारीफ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, वरना लोग समझते हैं कि ऐसे नंबर टांगे जा रहे हैं, आप अच्छा बोलती हैं, लेकिन आज मुझे आपसे शिकवा बड़ा है, वो इसलिए क्योंकि मुझे आपकी प्रेसर सुन के आज ये लग रहा था कि आप जहांगीर खान तरीन साहब के साथ हैं या उनको सिंपथाइज करिए, क्योंकि ऑपोजिशन का आपका नैरेटिव ये रहा है जहांगीर तरीन ATM है, जहांगीर तरीन इमरान खान का किचन चलाते हैं, जहांगीर तरीन जो है जो हुकूमत बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर आज इमरान खान वजीर आजम है वो जहांगीर तरीन की वजह से। आज आप खड़ी होकर के जहांगीर तरीन का मुकदमा लड़ रही थी, आपको तो इमरान खान की तारीफ करनी चाहिए थी आज कि देखो भाई सब कुछ जहांगीर तरीन ने किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अकाउंटेबल ठहराया। आपको क्या हो गया अजमा? आपके साथ भी अफसोस, सद अफसोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दिनेश। पता नहीं आपने मेरा कौन सा प्रेशर देख लिया जिसमें आपको इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। मैंने एक काम जरूर किया कि मैंने उनके मुंजमद अकाउंट्स के बारे में आप आज बात कर रही थी। जी जी चलने दीजिए। मैंने ये कहा कि सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं, जहांगीर तरीन के साथ वजीर आजम पाकिस्तान इस चीनी चोरी में मुलव्विस और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मैंने ये कहा कि मैंने तो वो याद कराया कि इमरान खान साहब जिस अकाउंट से खाते रहे हैं, जिस घर का नमक खाते रहे हैं, उनकी बेटियों को जो है
उनको भी आज एफआईआर में उन्होंने डाला। तो वो मैंने कहा मैं उनकी बहुत सियासी मुखालिफ हूँ, उसके बावजूद मैं ये दुरुस्त नहीं समझती। अलीमा बाजी की भी हम बड़ी इज्जत करते हैं, जब इनके घर की औरतों की बात आए, आपको याद है ना, फिर वो बिल्कुल पर जलते हैं, वहां कोई बात ना करे और ये ना करे और वो ना करे। अलीमा बाजी की अरबों रुपए की जायदाद की आज तक जो है वो पता नहीं चला। लेकिन अब आ जाते हैं, देखिए सवाल ये है जो मैंने प्रेस में भी किया, जो मैं अब फिर कह रही हूँ कि जहांगीर तरीन ने ये कहा, जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा कि आज वो शो ऑफ पावर क्यों करने गए थे, उनका ये शो ऑफ पावर करने का मतलब क्या ये था कि उनको जो है बरी उज़्मा करार दे दिया जाए इस कार्रवाई से। अब इसके अंदर आपको पता नहीं कहाँ लगा कि मैंने उनका केस लड़ा है, तो मैं तो कह रही हूँ कि ये एमटीएस एमएनएस को शो करके आप कार्रवाई से नहीं बच सकते। और जो अभी आपने शहजाद अकबर साहब का क्लिप दिखाया, उसमें दो चीजें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी, जिस पर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। पहले तो उन्होंने कहा बराबरी की बुनियाद पर सब कुछ होगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि चीनी के स्कैम में खुसरो बख्तियार की शुगर मिले भी हैं, हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर की भी शुगर मिले हैं, परवेज इलाही साहब के बेटे की भी शुगर मिले हैं, और इन तमाम शुगर मिलों ने ना सिर्फ सब्सिडी ली बल्कि चीनी बाहर भेजी। और इसके अंदर जो मैं वजीर आजम को मुझे इल्जाम ठहराती हूँ वो इसलिए कि वो वजीर तजारत है, उन्होंने पहले खुद इनको सब्सिडी देकर इनसे चीनी बाहर भिजवाई, और बाहर भिजवाने के बाद उसकी जब शॉर्टेज हुई उसके बाद इनको पैसे कमाने का पूरा मौका दिया। मेरा सवाल है कि किसी से 1 रुपया पैसा क्या वापस लिया गया? अगर बराबरी की बात है तो काटे ना खुसरो बख्तियार के ऊपर केस, काटे ना मोना सिलाई के ऊपर केस, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होती? मैं तो कह रही हूँ अज़मा कल इस पर कर देंगे, कल खुसरो बख्तियार पे भी कर देंगे, फिर आप खुसरो बख्तियार के साथ ठीक हो जाएंगे। मेरा सवाल आपसे यही है, आप जो सारी बातें करिए मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन आप इस बात की तो दाद दें कि इमरान खान के जो राइट हैंड हैं, जो इमरान खान साहब के करता धरता सारे हैं, जो इमरान खान साहब के करीबी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी मिसाल कहीं मिलती है बकौल आपके सारी चीजें, एटीएम है, किचन चलाते एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपके बकौल, फिर भी क्या कोई ऐसी मिसाल मिलेगी कि कोई अपने राइट हैंड को इतने नाको चने चबाए? इस पे तो अप्रिशिएट करें, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने पहली दफा नहीं किया, क्या हो गया आपको? इमरान खान का ये तरीका वारदात है कि वो पहले लोगों को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद जब लगता है कि मेरे लिए बोझ बनने लगे हैं तब उसको सिर से उतार के बाहर फेंक देता है। यही अगर क्रिकेट से शुरू करूं तो माजिद खान से इनको क्रिकेट पे लाने वाले, उसके बाद मतलब नेम इट, वो त्यागी साहब हो, वो जफर मिर्जा हो, वो जितने भी ये नदीम बाबर हो, इन सबको जो है वो घर बिठा दिया, किसी एक से 1 रुपए की जो है वो हुई, और फिर जहांगीर तरीन के ऊपर वो खुद जो है, और जो आज उन्होंने तकरीर फरमाई है अपने लोगों के साथ बैठकर जो मुझ तक पहुंची, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और उन्होंने कहा कि मुझको सियासी इंतकाम का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि इमरान खान को ये रिपोर्ट दी गई, और रऊफ खिलाफत साहब ने भी अपने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि उनको रिपोर्ट इमरान खान को ये दी गई थी कि हफीज शेख के जो इलेक्शन है उसके अंदर जहांगीर तरीन ने कोई रोल प्ले किया है यूसुफ रजा गिलानी को जिताने के लिए, तो इसलिए उनकी ट्विस्टिंग हो रही है। तो ये पारे आप कहते थे, ये आप वैसे मुझे खबर दे रही है, ये assumption है? नो, दिस इज नॉट assumption, ये रऊफ खिलाफत साहब की खबर है, और उसको उन्होंने खुद एक प्रोग्राम में उसका जिक्र भी किया है, और मेरी भी इत्तला है। आज उन्होंने जो एमपीज एमएलए के साथ बैठकर बात की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो बातों के आज जुमला कहा कि इमरान खान पता करे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि इमरान खान खुद करवा रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम एफआईआर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर उनकी मंजूरी के साथ जो है तरतीब दी गई है, और वो मासूमियत से कह रहे हैं मुझे नहीं पता मेरे खिलाफ ओए अज़मा, बड़ा ही दुख है आप लोग को जहांगीर तरीन का, है दुख नजर आ रहा है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मुबारकबाद, दूसरी दफा यू हैव मेड इट टू द सेनेट लाइक इन रीसेंट टाइम्स, और सेनेट में आप जैसी आवाजें हमें बिल्कुल चाहिए, तीसरी दफा, यस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, और सेनेट में आप जैसी आवाजें बिल्कुल चाहिए। सर, जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ जो है वो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन साहब के साथ है कि उनके साथ भी देखे बुरा हो रहा है, उनके साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, या आप लोग इमरान खान साहब के साथ हैं और उनकी तारीफ करेंगे कि भाई अपने राइट हैंड के खिलाफ एक अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को होने दे रहे हैं? नहीं, लड़े आपस में दोनों में से एक तो नुकसान उठाएगा कम से कम। मतलब ये हमारा मसला नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, अलबत्ता जहांगीर तरीन साहब से मतलब मेरी मुलाकात नहीं है। शाह महमूद साहब के साथ कोई 20-22 साल काम किया है। वो अच्छे खासे बड़े ज़हीन आदमी, बड़े मेहनती आदमी थे, बड़ी तरक्की पसंद सोच उनकी थी। उनको पता नहीं क्या हो गया कि वो उधर चले गए, हमें तो बड़ा अफसोस है इसका। लेकिन ये कि ठीक है, जन्नत के अंदर अगर फरिश्ते लड़ रहे हैं पाकबाज आपस में एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाल लें तो
کریں, لیکن اس سے کوئی ملکی مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو طریقہ کار ہے, ایک اسٹینڈرڈ طریقہ کار بنا لیا ہے کہ کسی بھی کموڈیٹی کی شارٹیج پیدا کریں. جیسے کہ فخر امام صاحب نے کہا تھا کہ فصل آئی اور مجھے پتہ نہیں گندم کہاں گئی, تو شارٹیج کی جائے اور اس کے بعد اس کو جو مقامی منڈیاں ہیں اس کے اندر اس کے دام چڑھیں, اور جب دام بہت چڑھ جائیں تو اس کی کموڈیٹی کی درآمد کے لیے تمام تر سہولیات دی جائیں اور اس طریقے سے پیسے بنائے جائیں. سوال یہ ہے کہ ملکی پیداوار کب بڑھے گی, گندم کب ہماری ٹھیک ہوگی, کپاس بیٹھ گئی, ختم ہو گئی, شکر بیٹھ گئی. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم برآمد کرتے تھے آج ہم درآمد کر رہے ہیں, اور یہ ایک آرٹیفیشل شارٹیج, جیسے پیٹرول کے آپ نے دام کیے تو پیٹرول غائب ہو گیا. تو یہ ایک طریقہ ہے, اور اس طریقے سے جو بھی محنت کش کام کر رہے ہیں ان کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ رہی ہے. اور اس وقت جو ہماری پریشانی ہے اور جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس تمام سلسلے کو سنبھالا کیسے جائے گا. شوکت ترین صاحب آئے تھے, انہوں نے بڑی ذہانت کی باتیں کی تھیں, طریقہ بتایا تھا. اب وہ بھی سننے میں نہیں آ رہے کہ اب کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور وہی پرانی ریٹورک جو ہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, وہ چل رہی ہے. شوکت صاحب, ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, I have to interject because مجھے بریک بھی لینی ہے, اور آپ نے کہا کہ مسائل جو ہیں وہ اس سے حل نہیں ہوں گے. مسئلہ ایک پی ڈی ایم کا بھی پڑا ہوا ہے, اس کا بھی حل میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پچھلے کچھ پروگرامز میں, تو وہ سوال لے کر میں آپ کی طرف آؤں گی, لیکن مجھے ایک وقفہ لینا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں. we'll have a second round of discussion. we'll be back. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں, سینیٹر تاج حیدر صاحب, ازما بخاری صاحبہ, قبل شوزف صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. تاج حیدر صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب لیگی ووٹوں سے سینیٹر منتخب ہوئے. آپ کے ساتھ بھی افسوس, صد افسوس کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا ہے کہ آج میں دیکھ رہی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد میں کھڑے ہو کر ہم سب کو پریسر کے ذریعے یہ بتا رہے تھے کہ بھئی کس طرح پی ایم ایل این استعفے نہیں دینا چاہتی, اگر پیپلز پارٹی نے استعفے دے بھی دیے تو پھر بھی نون لیگ استعفے نہیں دے گی. مطلب اتنا بڑا سیریس ایلیگیشن ان لوگوں پر جن کی وجہ سے وہ سینیٹر بنے. افسوس نہ کروں سینیٹر صاحب تو کیا کروں. دیکھیے بی بی, جو استعفوں کا معاملہ ہے اس پہ ہمارا ایک موقف ہے, اور یہ موقف ہم نے اختیار کیا ہے باقاعدہ آئین پہ اور قانون پہ, جو ہمارے بڑے بڑے لائرز ہیں ان سے مشورہ کر کے کہ ہاں اگر استعفیٰ ہم دیتے ہیں تو آگے کیا ہوگا, ضمنی انتخاب ہوگا یا اسمبلی ٹوٹ جائے گی, یہی دو آپشنز ہیں. اچھا, اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, یہ ہم تو ہیں خلاف اس کے, ہم استعفے نہیں دے رہے, لیکن اگر مسلم لیگ کے ممبران استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دیں, اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں یا پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے, تو وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ہے. کیونکہ ہم تو ہمیں اندازہ ہے کہ کسی بھی میدان کو, بلکہ میری بیگم کہہ رہی تھیں کہ باؤنڈری لائن کے باہر آپ جا کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ یہ طریقہ میچ جیتنے کا ہے, تو یہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر جگہ ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے, یہ ہمارا ایک موقف ہے. اور جو خطرات ہیں اس میں وہ یہ ہیں کہ نیشنل اسمبلیز میں اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں اور لوگ ان کے آ جاتے ہیں, جو کہ آئیں گے کیونکہ آپ تو استعفے دے کے ہٹ چکے ہیں, تو پھر ہماری 18ویں ترمیم بھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پنجاب اسمبلی میں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات جاتے ہیں. سندھ بچانے کے لیے قومی اسمبلی, سندھ بچانے کے لیے قومی اسمبلی بچائی جا رہی ہے. میں اس کا جواب ابھی ازما سے لے لیتی ہوں, لیکن میں پہلے قبل کے پاس جانا چاہتی ہوں. میرے سے بنے رہیے گا سینیٹر صاحب, ذرا جواب دیکھ لیں. سندھ بچانے کی بات نہیں ہے, سندھ میں تو آپ گھنٹے بھر کے نوٹس پہ کریں گے تو ابھی ہم جیت جائیں گے الیکشن. سندھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے I like your confidence. ہماری I like your confidence. قبل نہیں, مطلب ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ہماری سیٹیں آ رہی ہیں. تو مطلب آپ کچھ بھی کہتے رہیں, لیکن سندھ کے عوام جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. آ گیا سر آپ کے پوائنٹ, واپس آؤں گی. قبل آپ نے رسپونڈ بھی کرنا ضرور کیجیے, اور وہ جو میں سپلیمنٹری کوسچن آپ سے کرنا چاہ رہی تھی قبل, کہ وہ جو صوبائی وزراء ہیں, جو ایم این ایز ہیں, جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آج ہمیں دکھائی دیے صبح,
और कोर्ट में भी। राजा रियाज साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो जो जो एतमाद का जो वोट लिया प्राइम मिनिस्टर ने, वो तो उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब की बड़ी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मतलब कि अगर आज इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए हैं, उसके अंदर भी जहांगीर तरीन साहब का क्रेडिट है। या तो आप डिसोसिएट कर ले कंप्लीटली अपने आप को जहांगीर तरीन साहब के साथ, या फिर मुझे ये बता दीजिए कि क्या कार्रवाई क्या होने वाली, कोई इनसाइट जरा न्यूज दे दीजिए कि उन लोगों का क्या करना है। उन लोगों को पता तो चले कि भाई जहांगीर तरीन आपकी पार्टी में है, इमरान खान साहब के दोस्त हैं नहीं है, ताकि वो पॉलिटिकली अपने किबले को डिसाइड कर लेना कि क्या करना है उन्होंने। जी देखिए, आपने जो सवाल किया और राजा रियाज साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ना, वो पहले अजमा के लिए एक बॉम्ब ब्लास्ट है, जो अभी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लॉन्च कर रही थी और साथ कोट कर रही थी हमारे जो एंकर हैं सीनियर रऊफ क्लासरा साहब को। तो ये तो अब आपके सामने कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि जहांगीर तरीन साहब ने कोई नेगेटिव रोल प्ले नहीं किया, बल्कि अगर जहां हो सकता था तो उन्होंने अलग ऐलान ये बात कही थी कि मैं कभी कोई नेगेटिव रोल अपनी पार्टी के खिलाफ प्ले नहीं करूंगा। दूसरा, मैं जो आपने पीछे डिस्कशन की, मैं जरा दो क्विकली उनके जवाब दे के तो फिर आगे चलती हूँ। इमरान खान साहब का तरीके वारदात नहीं है, इमरान खान साहब की ये क्वालिटी है जो आप में से किसी में भी मौजूद नहीं, और आपको जाहिर है ये वारदात ही लगेगी कि जहां पे अगर किसी सगे उनके रिश्तेदार का भी कोई कसूर हो तो वो उसके लिए स्टैंड नहीं करते बतौर वजीर आजम। वो रूल ऑफ लॉ को पूरा इम्प्लीमेंट होने देते हैं कि अगर इंक्वायरी किसी की फ्री एंड फेयर होती है तो होने दे। उन्होंने अपने काबीना के बहुत सारे मिनिस्टर्स को समेत आजम सवाती साहब के उन्होंने स्टेप डाउन किया, अपने आप को क्लियर किया, एंड देन ही केम बैक। तो इस चीज को, और मैं अजमा की वो मुझे याद है जो शोर मचाती थी कि जहांगीर तरीन को बाहर भेज दिया, देखा डील करके भाग गए जब ये कमीशन की रिपोर्ट आई है। हालांकि उनका कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो ऑफ एंड ऑन जाते आते रहते हैं, फिर वापस आए तो का डील करके वापस बुला लिया है। अब भी इनको सबसे ज्यादा आपने राइटली सवाल किया जिसका वो जवाब नहीं दे सकी कि अब जब उनका यहाँ पे जो ट्रायल स्टार्ट हो गया है, जिस पे कहते थे कि क्या हुआ, कमीशन की तो रिपोर्ट आई है, हो तो कुछ नहीं रहा, अब जब होना शुरू है तो अब भी बहुत सारी चीखें की हमें आवाजें आ रही हैं। और एक जो जन्नत में फरिश्तों की लड़ाई की बात है, तो अभी हमने जो लड़ाई जारी है ना पीडीएम की, और रोजाना ट्विटर पे 2 बयान आते हैं, फिर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हमारी जितनी उम्र और तजर्बा है उतने बिलावल साहब की उम्र नहीं है। तो ये जो दंगल चल रही है ना आजकल, और वो जो असेंबली और ये जो 11 लोगों का इत्तेहाद था, 11 पार्टियों का, और ऐसा इत्तेहाद था कि जिसके हमने बड़े बुलंदोबांग दावे सुने थे, ये उनके बीच में इस वक्त लड़ाई चल रही है। उस पर जरूर कमेंट करिएगा ताज हैदर साहब से मैं कह रही हूँ। आपने कहा कि जी वो किस तरफ है, देखें उन्होंने जब अदालत ने उनको नाअहल किया और पार्टी ने उनसे ओहदा ले लिया, सेक्रेटरी जनरल का ओहदा उनसे ले लिया, हमने मरियम नवाज की तरह उन्हें जबरदस्ती ओहदे दे के नहीं रखा हुआ। दूसरा ये कि पार्टी से वो डिसएसोसिएट हो गए, ना वो हुकूमत के किसी मामलात में, लेकिन उनकी पर्सनल अगर एफिलिएशन है, पर्सनल उनकी दोस्तियां हैं, उससे तो आप उनको नहीं राइट ऑफ कर सकते। तो उनका अपना फ्री विल है कि वो किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। वो पीटीआई उनके साथ सलूक कर रही है या नहीं कर रही है, या जो उनका ट्रायल चल रहा है नहीं चल रहा, उसको एक साइड पे रख के अगर वो अपनी एसोसिएशन पार्टी के साथ रखना चाहते हैं तो हम उन्हें डिक्टेशन तो नहीं दे सकते कि जी आप प्लीज साइड पर हो जाएं। और बेसिक उनकी जो मेंबरशिप है वो तो है पार्टी की, और उन्होंने अपनी 12 दफा जब यहाँ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लॉन्च होती हैं तो वो बताते रहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा। आज भी उन्होंने 12 ये बात की। कल शैला रजा साहिबा ने एक ट्वीट दाग दी कि जनाब वो आके पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने लगे हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी मैंने आपको जैसे कहा कि उनके बहुत सारे, लेकिन कवल आपको पता है ना कि उनकी मुलाकात आसिफ अली जरदारी से अगले हफ्ते हो रही है। ये बात मुझे इस ट्वीट के बाद भी कल तैमूर तालपुर साहब ने कंफर्म की है। देखिए आसिफ अली जरदारी साहब से छोड़ के बिलावल से हो जाए, मरियम से हो जाए, जिससे मर्जी हो जाए, वो एक फ्री इंसान है। हम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे, ना हमने उन्हें कोई डिक्टेशन दी हुई है और ना हम उनसे कोई डिक्टेशंस, ना वो हम उनको देने में इंटरेस्टेड है। वो एक फ्री पर्सन है, वो पार्टी के ओहदेदार नहीं, वो हुकूमत के स्टेक होल्डर नहीं, वो जिससे चाहे जाके मिल सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा केस आपने प्रेजेंट किया कवल, आपने आज पीटीआई का अच्छा केस प्रेजेंट किया। जरा मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं जरा अजमा को सुनना चाहूंगी। अजमा रिस्पॉन्ड कीजिएगा कवल को भी, ताज हैदर साहब को भी, ऑब्वियसली इस्तीफे वाले मामले पर मैं बिल्कुल आप लोग का टेक देना चाहूंगी। इट्स योर कॉल, आपने किसको पहले जवाब देना, मैं आपको सुनना चाहती हूँ अजमा जी। देखिए पहले चूंकि बुजुर्ग हैं, बड़े हैं मेरे ताज हैदर साहब, बड़ा मुश्किल है इनको जवाब देना। मैं सिर्फ गुजारिश करूंगी, मैं उनको जवाब देने का नहीं कर सकती। मेरी गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक किस्म का कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की है। हम ऑपोजिशन में हैं पंजाब असेंबली के अंदर,
اور اپوزیشن میں ہو کر ضمنی انتخابات کرانا حکومت کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. آپ کے پاس حکومت ہے سندھ کے اندر، اور سندھ کی حکومت جو ہے اس کا اسمبلی ڈیزالو ہونے کا مطلب ہے حکومت کا ختم ہو جانا، اور ایک پورا کانسٹیٹیوشنل ایک جو ہے وہ ایک فلو پیدا ہو جانا ایک صوبے کے اندر اور ساتھ میں نیشنل اسمبلی کے اندر. ہمارے 83 جو یا 85 لوگ جو ہیں وہ اگر استعفے دیں تو اس پہ بائی الیکشن جلدی ہوگا اور اس میں بائی الیکشن حکومت کرا سکتی ہے. اور کہاں اگر ہم مل کے استعفے دیتے تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا. تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ان ریئلسٹک کمپیریزن ہے، اور استعفے بھی جمہوری ہی طریقہ کار ہوا کرتے ہیں ہمیشہ. اور اس حکومت کو ایک طرف آپ کہتے ہیں خلاف ہیں ہم اور یہ سلیکٹڈ ہے حکومت، اور اس کے بعد اسی سسٹم کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ 7 ووٹوں کے ساتھ پنجاب میں ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ 160 والے جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے اور ہم بتائیں گے کہ 7 ووٹوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا ازما ایک چیز، ازما آپ کول کی بات کا بریک مجھے لینی ہے، اس کے بعد آ کے جواب دیجیے. بس ایک مجھے مختصراً یہ چیز بتا دیجیے، میں اس نوٹ کے اوپر بریک لینا چاہتی ہوں، پھر واپس آ کے آپ کی پوری بات سنوں گی. آپ لوگ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں کہ ریلکٹنٹ ہے کہ کوئی چینج ہوا ہے؟ مجھے پہلے اس کے اوپر ذرا تسلی کروا دیں تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے. نہیں، ہمارا کوئی چینج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا فیصلہ ہم نے پی ڈی ایم میں کرنا ہے. اب کون کون پی ڈی ایم میں ہوگا کون نہیں ہوگا، اور پہلے اکٹھے استعفے دینے کا معاملہ اس کا امپیکٹ اور ہوتا، اب اکیلے الگ استعفے دینے کا امپیکٹ اور ہے. اور یہ جو اب ہمیں خودکشی پہ مائل ہے کرنے کے لیے کہ جی ہاں ٹھیک ہے آپ خودکشی کر لیں، ہم جو ہے اپنی جان بچا کے جو ہے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں اپنے محلوں کے اندر. سوری، ایسی اتنی سیاست تھوڑی بہت ہمیں بھی آتی ہے. I have to take a break. کول کو آپ بریک کے بعد آ کے رسپونڈ کیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا. ویل بی بیک ان اے بٹ. ویلکم بیک جی. سینیٹر تاج حیدر صاحب، ازما بخاری صاحبہ، کول شوزب صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. جی ازما، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی کول کو، پلیز ضرور کیجیے. دیکھیں میں نے تو کول ابھی طرح جو ہے وہ صحت مند ہوئی ہے، تو میں جو ہے پہلے تو آپ ہاتھ والا رکھیں گی. اور نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا نا یادداشت کمل کی جو ہے وہ تھوڑی سی اس کو فرق پڑا ہے کووڈ کے بعد. میری پیاری بہن مجھے بتا دے ذرا کہ آج تک کس کے خلاف انکوائری ہوئی اور کس کو جو ہے وہ آپ نے مردے الزام ٹھہرایا، کس سے آپ نے پیسے واپس لیے اس ملک کے. کوئی ایک ایگزامپل بتا دیں. جو پیسہ لوٹتا ہے اس کو آپ خوشی خوشی جو ہے وہ واپس بھیج دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے تم گھر جو ہے وہ سیر کرو. ابھی آدم سواتی صاحب کی خود ایگزامپل دی، ان کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، اور سو موٹو لینے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی درخواست ہوئی، ان کو جو ہے وہ وزیر بنا دیا گیا. اب جہاں تک جہانگیر ترین کی بات ہے تو میری پیاری بہن کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے ان کی اتنی شدت جو ہے اس سے کمی محسوس ہوتی تھی کہ ان کے بعد کسی کو سیکرٹری جنرل ہی نہیں لگا کیا پارٹی کا. وہ بغیر عہدے کے سیکرٹری جنرل ہوئے رہے. مجھے یہ بتائیے جہاز لے لے کے وہ کس کیپیسٹی میں پھر رہے تھے پنجاب کی حکومت بنوانے کے لیے. اور یہ بھی بتا دیں کہ جو ٹاسک فورس کی عمران خان صاحب کی فیڈرل گورنمنٹ کی کور جو ٹاسک فورس تھی نا ایگریکلچر اور لائف اسٹاک پہ، اس کو وہ ہیڈ کرتے رہے. وہ ساری دنیا میں اس کی تصویریں اس کے منٹس موجود ہیں. ایون وہ سندھ میں جا کر انہوں نے بتایا کہ ہم اتنی گندم میں لینے جا رہے ہیں، اتنی چینی بار بھجوانے جا رہے ہیں. میری پیاری بہن وہ فیصلے کر رہے تھے ہمارے ایگریکلچر کے. ہمارے نمان لنگڑیال صاحب جو آج ان کے ساتھ وہاں پہ بھی گئے تھے پیشی پہ بھی، ان کے ساتھ پریس کانفرنس پنجاب کی زراعت کے حوالے سے کرتے رہے. اچھا وقت کم ہے، آگے آپ کا پوائنٹ. ازما آپ پوائنٹ آگے سر میں جواب لے لوں، وقت کم ہے. جی جی 1 منٹ آپ لے لیں کول، اینڈ دین آئی ہیو ٹو گیو 1 منٹ ٹو سینیٹر صاحب. 1 منٹ آپ کے پاس ہے. جی میری یادداشت اللہ کے فضل سے کیونکہ زیادہ استعمال نہیں نہ ہوا، کام زیادہ نہیں تھا، سٹریس نہیں تھا، تو بہت زیادہ شارپ ہو گئی ہے. پچھلی بھی باتیں بھولی ہوئی یاد آ گئی ہیں. آپ کو شاید ارشد داد صاحب کا نام نہیں پتا، جو سیکرٹری جنرل بنے جب جہانگیر ترین صاحب کو ریموو کیا گیا. اور آپ نام لکھ لیجئے گا، گوگل کریے گا، مل جائیں گے. ابھی بھی وہ ہمارے عہدیدار ہیں، سینئر آدمی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اور اس وقت سیکرٹری جنرل عامر کھیانی صاحب ہے. تو پارٹی کبھی بھی صرف 1 مہینہ ان کو موقع ملا تھا جب انہوں نے اپیل دائر کی تھی، اس ٹائم تک صرف سیکرٹری جنرل نہیں لگائے گئے تھے. لیکن جیسے ہی فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ سے، فوری طور پہ ارشد داد صاحب کو سیکرٹری جنرل لگا دیا گیا تھا. اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں اپنے پرائیویٹ جیٹ پہ ان کا دل کرے وہ آپ کو بھی بٹھا کے سیر کرا سکتے ہیں، ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جس کا پرسنل معاملہ ہے وہ آپ اور میں کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے استعفوں کی بات کی اور استعفے اور جو پارلیمان کی یہ ذکر کر رہے تھے. میں مفتاح اسماعیل صاحب
के बारे में पूछना चाहूंगी कि इतने जोरों शोर से फिर वो क्यों जाके इसी असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं जिससे आप बाकियों को धक्के मार के बाहर निकालना चाहते हैं। इनके कहने पे इनके 2 मेंबरान ने जो उन्होंने Valid इस्तीफे point. गलती से पहुंच गए थे बकौल उनके स्पीकर साहब के पास, अच्छा कमल, उनसे बड़ा जाके अच्छा आपने माफिया पॉइंट मांग रेज मांग के किया। मेरे वापस पास लिए कि वक्त कहीं बहुत वो कम एक्सेप्ट ना कर है, लें। बहुत कम है। आई हैव टू टॉक टू सेनेटर साहब। आजमा, मुझे इसका मुफ्ती इस्माइल का प्लीज 30 सेकंड्स में जवाब दे दें। मैं आखिरी 1 मिनट सेनेटर साहब को देना चाहती हूँ। देखिए, इलेक्शन अभी हो रहा है ना, जब हमने इस्तीफे देने का फैसला नहीं किया, इंशाल्लाह ताला मिफ्ता अगर जीत जाएंगे तो वो हमारे साथ हमें इस्तीफे देने होंगे। वो 4 दिन के एमएलए भी होंगे ना, हमारे अंदर ज़र्फ है, वो इस्तीफा दे देंगे, उसकी आप फिक्र ना करें। आप अपने बंदे पूरे करें जो इधर ये उधर हो अच्छी रहे हैं। मंतक है। ठीक पहले है, जीतना फिर थैंक यू इस्तीफा गाइस, देना। बहुत बहुत Very शुक्रिया good. तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी थी इसलिए मैं लास्ट पॉइंट नहीं ले सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।